दोस्तों हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। दोस्तों इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा लोकसभा में विश्वास खो देने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लोकसभा में विश्वास खो देने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला सवाल कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 138 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 138 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। और इसके बारे में किस अनुच्छेद में जानकारी दी गई है? तो अनुच्छेद 138 में यह व्यवस्था की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कितना दोस्तों? 74वां। यह संविधान संशोधन 1993 में प्रवृत्त हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1993 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? दोस्तों लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। किसके दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। दोस्तों सचिवालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तथा परिसर में आगंतुकों एवं संवाददाताओं के प्रवेश तथा ठहराव आदि की व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है। परिसर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। सचिवालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तथा परिसर में आगंतुकों एवं संवाददाताओं के प्रवेश तथा ठहराव आदि की व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है। परिसर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? दोस्तों राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है, सदस्य राज्य लोकसेवा आयोग का भी नियुक्ति करता है और राज्य महाधिवक्ता या महान्यायवादी का भी नियुक्ति करता है। लेकिन दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। दोस्तों अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मुख्यमंत्री तथा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है?
तो दोस्तों भारतीय संसद में हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रथम 3 बड़े नगरों का क्रम निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रथम 3 बड़े नगर जो है ये कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है जमशेदपुर, फिर आता है धनबाद और फिर रांची। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा जमशेदपुर, फिर धनबाद और फिर रांची, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है दोस्तों, किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, किंतु धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वर्ष 1950 से संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है। पहला दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में, फिर बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में बुलाया गया, फिर आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले होता है, वह किसी भी समय अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकता है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि झारखंड हाईकोर्ट नियमावली 2001, झारखंड हाईकोर्ट रूल 2001 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय से कितनी दूरी पर कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट नियमावली 2001 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय से 15 किलोमीटर दूरी पर कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। कितने किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों इसके प्रमुख नेता कौन थे। मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अली हसन, मुख्तार अहमद अंसारी थे। सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। ये इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना रोकने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। दोस्तों जालियांवाला बाग जनसंहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था। दोस्तों ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर निर्वासित किए जाने का विरोध कर रहे थे। दोस्तों जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग जनसंहार।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है। इस नीति के तहत सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854 को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया गया था। इस सिद्धांत का मूल आधार यह था कि अंग्रेजी कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अधीनस्थ रियासतों अथवा राज्यों को उसकी स्वीकृति के बिना किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ। तो सबसे पहले सतारा हुआ 1848 में, फिर हुआ जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर हुआ बघाट 1850 में, फिर झांसी हुआ 1853 में और फिर नागपुर हुआ 1854 को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में इन्हें मिला लिया गया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। दोस्तों कहता है कि पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। दोस्तों महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कार्वे पश्चिम भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। यह विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया तथा वर्ष 1958 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा स्त्री शिक्षा। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहां पर। आंतरिक सुरक्षा अकादमी दोस्तों कहां पर अवस्थित है। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में अवस्थित है। कहां पर। आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु ही की गई थी। कब की गई थी। तो 1975 में। तो दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर अवस्थित है। तो माउंट आबू में। अगला सवाल कहता है कि वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। कहता है कि वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। किसके साथ दोस्तों। भोटिया जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की भोटिया जनजाति जो है तिब्बत के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों ये सीमा पार तिब्बत तथा निचली घाटियों गंगार दोनों तरफ व्यापार करते थे। ठीक है, ये सीमा पार तिब्बत और निचली घाटियों गंगार दोनों तरफ ये व्यापार किया करते थे। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सीमावर्ती दर्रों से आवाजाही पर रोक के कारण इनका सदियों पुराना व्यापार क्या हो गया। ठप हो गया और आज चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के व्यापार में भोटिया अग्रणी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा भोटिया। ये कहाँ की जनजाति है दोस्तों। तो ये उत्तराखंड की भोटिया जनजाति है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु भारत में संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए इसके बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है और फिर आयोग की सलाह के उपरांत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विनिर्दिष्ट करता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता जो दर है यह 79.63%। कितना है दोस्तों। 79.63%। 79.63%। ठीक है, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर 78.82% है, जो कि संपूर्ण देश की औसत साक्षरता दर 73% से अधिक है। पुरुष साक्षरता 87.40% और महिला साक्षरता 70% है। यह भी राष्ट्रीय औसत 80.90% एवं 64.60% से अधिक है दोस्तों। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा सूची 1 और यहाँ है सूची 2। दोस्तों प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है ये एक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ। दोस्तों तृतीय कर्नाटक का जो युद्ध था ये पेरिस की संधि से खत्म हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध ये जो है इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों एथेनॉल C2H5OH सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। दोस्तों एथेनॉल जो है ये सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है और इसे हम क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा मुक्त पदार्थों जैसे जौ, चावल, सेब, अंगूर तथा गन्ने के रस के किण्वन द्वारा किया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी नामक कवक का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, ठीक है, नामक कवक का उपयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसीज को यीस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे सैक्रोमाइसीज को यीस्ट भी कहते हैं। यह वर्ग एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। इसे बेकरी उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। इस कवक के द्वारा इन्वर्टेज एंजाइम उत्पन्न होता है जो कि एथेनॉल के बनने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एथेनॉल किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है और इसमें शर्करा का विखंडन एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र झारखंड के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना हाथ से मैला ढोने वालों की मुक्ति हेतु वर्ष 1980 से 81 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के शेष शुष्क शौचालय को अल्प लागत फ्लैश शौचालय से प्रतिस्थापित करना है। दोस्तों वर्ष 2012 में जारी इसके संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कुल लागत का 75% केंद्र सरकार द्वारा और 15% राज्य सरकार द्वारा और सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जबकि शेष 10% लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे जो कहा गया है ऑप्शन नंबर 1 कि यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, जो कि बिल्कुल ही सही है। और नेक्स्ट कहता है कि केंद्र राज्य योगदान 75% है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है, लेकिन हमारा जो तीसरा कथन कहता है कि यह राज्य का योगदान जो है इसमें, एक मिनट, तीसरा कथन कहता है कि राज्य योगदान 25% है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोस्तों राज्य का जो योगदान है इनमें है 15%। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कितना है, 15%। ठीक है, और जबकि शेष 10% जो है ये लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2 दोनों ही कथन सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ब्रिक्स जो है ये विश्व की 5 सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा अंत में दक्षिण अफ्रीका। इस संगठन का प्रथम औपचारिक सम्मेलन 16 मई 2008 को रूस के येकेटेरिनबर्ग में हुआ। स्थापना के समय इसके 4 सदस्य थे तथा इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका के इस संगठन में शामिल होने के पश्चात इसका नाम ब्रिक्स हो गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जब विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 रुपये हो जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों इसका अभिप्राय है कि जिस दर पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिमय दर। जिस दर पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, समान परिस्थितियों में इसका जो निर्धारण है ये बाजार के कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों पहला कहता है कि रुपया अधिमूल्यित हो गया है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कहता है कि डॉलर का मूल्य घट गया है, तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
1 और 2 सही है। अगला सवाल कहता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन बोनार्ड कोच ने की थी। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके तहत दिसंबर 1945 में इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई। इसी कारण इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा सवाल है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। तो दोस्तों किस किस की, IMF का भी किया और IBRD का भी किया। तो दोस्तों हमारा कूट में कौन सा उत्तर हो जाएगा, 1 एवं 2। दोस्तों अगला सवाल है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो दोस्तों TR माल्थस की पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1978 में प्रकाशित किया गया। दोस्तों इसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत दिया था। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में अर्थात 2, 4, 8, 16, 32 में होती है, जबकि खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय क्रम में अर्थात 1, 2, 3, 4 में होती है। फलस्वरूप अति जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया तो अकाल, भूखमरी, महामारी आदि उत्पन्न होने से जनसंख्या कम होगी। इसे माल्थस ने जनसंख्या जाल कहा है। तो दोस्तों हमारा सवाल है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है किस प्रकार दोस्तों, तो ज्यामितीय क्रम में। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व के विभिन्न भागों में मानव विकास की स्थिति का आकलन करती है। इसके लिए यह शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय के 3 आयामों से संबंधित 4 मानकों, जीवन प्रत्याशा, स्कूलिंग का माध्य वर्ष, स्कूलिंग का अपेक्षित वर्ष और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आधार बनाता है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। ठीक है, पहला जो मानव विकास रिपोर्ट था वो 1990 में पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, UNDP। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP संस्था द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक वित्तीय संस्था में 5 संस्थाएं शामिल हैं। कौन कौन से, पहला अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक CIBRD और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, और फिर है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र ICINDS। दोस्तों इनमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA विश्व के निर्धन तथा विकासशील राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु रियासती ऋण प्रदान करती है। इसे विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। किसे, तो IDA को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसे हम क्या कहते हैं, IDA कहते हैं। दोस्तों इसे जो है विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंधित संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स जो वक्र है ये किनके मध्य संबंध को जाहिर करता है या फिर व्यक्त करता है। दोस्तों फिलिप्स वर्ग बेरोजगारी के स्तर और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर के अंतर संबंधों की दिशा में संकेत देते हुए बतलाता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर में कुछ हद तक नकारात्मक संबंध पाया जाता है। आशय यह है कि अगर मुद्रास्फीति की दर अधिक होगी तो बेरोजगारी घटेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का एक निश्चित स्तर मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की विशेष दर को जन्म देगी। बेरोजगारी के निम्न स्तर और मुद्रास्फीति के निम्न स्तर के उद्देश्य में निरंतरता का अभाव होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है, फिलिप्स जो वक्र है ये किनके मध्य संबंध को दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है या फिर व्यक्त करता है।
अगला है कि झारखंड की किस जनजाति का अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का वनवास से पूर्व राज्याभिषेक में शामिल होने का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों झारखंड की मुंडा जनजाति का अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का वनवास से पूर्व राज्याभिषेक में शामिल होने का वर्णन मिलता है। तो किसका दोस्तों? मुंडा जनजाति का। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का कौन लेखक है? ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों पूंजी का संग्रहण, ठीक है, द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, पुस्तक की लेखिका है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ठीक है दोस्तों, इसका प्रकाशन जो है, इस बुक का प्रकाशन 1956 में हुआ था। यह पुस्तक लंबे समय में विकास एवं पूंजी संचय के सवालों को हल करने के लिए कई गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का प्रयोग किया था? दोस्तों 1929 से 30 की महान मंदी से उबरने के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने राजकोषीय नीति का सुझाव दिया था, जिसके तहत सरकार को व्यय स्तर को समायोजित करते हुए टैक्स दरों का निर्धारण करके बाजार को प्रभावित करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा प्रोफेसर किन्स। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इनके नाम क्या है? जॉन मेनार्ड किन्स। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, वर्ष 2011 की अंतिम भारतीय जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, और अनंतिम है 940। ठीक है, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 है, तो हरियाणा में न्यूनतम है 879। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 940। अगला सवाल कहता है कि नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? दोस्तों भारत में नियोजित विकास का मॉडल रूस से अपनाया गया था। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होते ही हो गया था। भारत में नियोजित विकास का मॉडल अपनाने के पीछे निहित उद्देश्य उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर देश की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण आदि समस्याओं से मुक्त करना था। इसके लिए परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसे 2015 में नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 से ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस जनजातीय आंदोलन को साफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों खरवार, ठीक है, खरवार आंदोलन को, ठीक है, इसी जनजातीय आंदोलन को साफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में रबर के उत्पादन में केरल का एकाधिकार है, जो 90.63% रबर का उत्पादन करता है। अन्य उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि है। भारत विश्व में प्राकृतिक रबर का चौथा बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर नीति जो है ये राजकोषीय नीति का भाग है। हमारा अगला सवाल है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो दोस्तों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा सितंबर 2005 में पारित हुआ। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली अनंतपुर से की। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा कर दिया गया। आरंभ में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू थी। 1 अप्रैल 2008 से यह देश के सभी 619 जिलों में लागू कर दी गई। ठीक है, इसके वास्तुकारों में जोट्रेज का नाम उल्लेखनीय है। इसके तहत ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार अनिवार्यता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 1/3 स्त्रियां होंगी। तो दोस्तों कहता है कि नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2009 को।
चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भारतीय रुपयों को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। दोस्तों रुपयों की परिवर्तनीयता से आशय है मुक्त रूप से रुपए की विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित करने की छूट। दोस्तों 1992 से 93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली LERMS के द्वारा रुपयों को व्यापार खाते में आंशिक रूप में परिवर्तनीय बनाया गया। 1993 से 94 में रुपयों को व्यापार खाते तथा फरवरी मार्च में रुपयों को चालू खाते में तथा वर्ष 1994 में रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा चालू खाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। अगला सवाल कहता है कि भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, कब। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अप्रैल 2000 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई है। लेकिन दोस्तों IRDA ने पॉलिसी धारक हित संरक्षण विनियम कब अधिसूचित किया है, तो 2001 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है। तो दोस्तों DOS का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या है दोस्तों, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, साइबर क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध के कारण वर्तमान में साइबर लॉ महत्वपूर्ण हो गया है। अगला सवाल कहता है कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है क्या। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग। अनचाहे संदेशों विशेष रूप से विज्ञापन भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल मीडिया में गालियों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल स्पैमिंग। अगला सवाल कहता है कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे कहते हैं हम वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कार्यशील फाइलों या हार्ड डिस्क एवं फ्लॉपी डिस्क के सिस्टम एरिया को संक्रमित कर देता है तथा स्वयं को ही कॉपी कर इसे दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। वायरस केवल प्रोग्राम फाइलों को ही संक्रमित नहीं करते बल्कि वे किसी भी प्रकार के कार्यशील कोड को संक्रमित कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2। अगला सवाल कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक दवाएं बनाने वाली कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस घटना में लगभग लाखों लोग प्रभावित हुए थे। अगला सवाल कहता है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों यह रोग जो है ये पारा विषाक्तता के कारण से होता है। इस रोग की पहली बार खोज जापान को मिनीमाता शहर मिनीमाता सिटी में वर्ष 1956 में की गई थी। इस रोग में मरीज के बोलने तथा सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मांसपेशी छीन तथा दृष्टि भी कमजोर हो जाती है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारद विषाक्तता। अगला सवाल कहता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहन क्षमता। ठीक है, वहन क्षमता जो होता है ये किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिससे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। परितंत्र की क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि हो जाना जनसंख्या उत्क्षेप कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ओवरशूट भी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो दोस्तों नैनो कण का जो आकार होता है ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है कि बैसिलम थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक कीटनाशक के रूप में। अगला सवाल कहता है
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। पृथ्वी की सतह से होने वाले विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड रोककर तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, परंतु इसकी मात्रा बढ़ जाने पर पृथ्वी आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएगी, जो पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए खतरे का सूचक है। वैश्विक तापमान की समस्या को इसी दृष्टिकोण एवं परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि आप जो है निम्नलिखित जोड़े का मिलान करें। ठीक है, कहता है कि नहीं, किस जोड़े का मिलान जो है सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इबोला वायरस का जो है मिलान यहाँ पे चेचक से किया गया है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इबोला वायरस रोग या इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण लगने वाला अत्यंत संक्रामक रोग है। ठीक है, आमतौर पर इसके लक्षणों में बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द तथा सिर दर्द होता है। अगला सवाल कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, पहले सूची में मेरा है घास का मैदान और दूसरा सूची में क्या है? महाद्वीप। पहला है लानोज, तो लानोज हो गया। ग्रान चाको पंपास का जो संबंध है ये किससे है? दक्षिणी अमेरिका से। किससे है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेपी, तो स्टेपी का संबंध जो है ये किससे है? इसका संबंध है यूरोप से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेरिज, तो पेरिज का संबंध है उत्तरी अमेरिका से। किससे है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका से। और वेल्ड का संबंध किससे है? तो वेल्ड का संबंध है दक्षिणी अमेरिका से, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका से। किससे है? दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, वेल्ड का संबंध किससे है? दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, इसके अतिरिक्त डाउन्स का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। और सवाना का संबंध जो है ये उत्तरी अफ्रीका से है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम संस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम संस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 234। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है। अगला सवाल कहता है कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है कहाँ पर? तो ये जो है देहरादून नगर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो ठीक है, कौन सा? तो विटामिन के। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उससे पहले विटामिन के जो है ये खून का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विटामिन के की खोज कौन किया था? तो डेनिश वैज्ञानिक ह्यूरिक डैन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ह्यूरिक डैन के द्वारा। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तो हमारा जवाब हो जाएगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, इसे वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह 754.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे जून 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह पार्क अपने जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन, 800 प्रकार के पौधों तथा 180 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री कहाँ है? साइकियाट्री कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री कहाँ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ के? रांची में। अगला सवाल कहता है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A कहाँ से छोड़ा गया था? ठीक है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A जो है ये कहाँ से छोड़ा गया था? दोस्तों भारत का जो पहला संचालन उपग्रह है ये IRNSS 1A जो है ये 1 जुलाई 2013 को PSLV C-22 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था।
ठीक है। इसका निर्माण इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु द्वारा किया गया था। इसकी लागत 125 करोड़ है तथा यह उपग्रह 1380 भार वहन करने में सक्षम है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, श्री हरिकोटा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। दोस्तों, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का तापमान एवं आर्द्रता सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखा के पास पौधों एवं जंतुओं के विकास का अनुकूल तापमान एवं आर्द्रता पाई जाती है, इसलिए भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने अधिक संकट वाले जैव विविधता वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा है। हॉट स्पॉट को उसकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है ये। अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है ये हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इन्होंने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। इनके इसी महान कार्य एवं पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग दिलाने के कारण वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला सवाल क्या कहता है कि सुदूर लोगों में किसको ले जाने के लिए सभी जिलों में एम्बुलेंस उपलब्ध है? दोस्तों, सुदूर लोगों में चिकित्सकों को ले जाने के लिए सभी जिलों में एम्बुलेंस उपलब्ध है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सकों को। अगला सवाल कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों की नस्लों का विकास संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत बजट 2014 से 15 में 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक दूध देने वाली गायों की नस्लों का विकास करना। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मर्राकेश संधि की पुष्टि की है। इस संधि का क्या उद्देश्य है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि बाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना। अगला सवाल क्या कहता है कि पोस्को कानून का संबंध है? तो पोस्को कानून का संबंध किससे है? बच्चों से है। किससे है? बच्चों से। ठीक है, पोस्को जो अधिनियम है 2012 में बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष कानून है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम 11 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण के मानकों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को यौन अपराधी की अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए प्रदान करता है। अगला सवाल मेरा क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुतरस घाली। ठीक है, बुतरस घाली प्रथम अफ्रीकी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक था। इनका जन्म 14 नवंबर 1992 को मिस्र के एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। इनके संयुक्त राष्ट्र में कार्यकाल के दौरान वर्ष 1994 में रवांडा में नरसंहार हुए थे, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस नरसंहार के कारण उनके कार्य की विफलता के लिए उनकी खूब आलोचना हुई। अगला सवाल कहता है कि नागपुरी लोक संगीत और नृत्य के प्रमुख कलाकार जिन्होंने रांची में नागपुरी संस्था कुंजवन की स्थापना की है, उनके नाम क्या है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद नायक। अगला सवाल कहता है कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर जॉर्ज बर्ग। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। पहला कहता है कि विश्व के सभी भाग में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और दूसरा क्या कहता है कि वैदिक धर्म जो है बहुत जटिल हो चुका था। दोस्तों, 6ठी शताब्दी में पूर्व तक वैदिक धर्म अत्यंत जटिल हो गया था, जिसमें यज्ञ एवं कर्मकांड की महत्ता काफी बढ़ गई थी। इस कारण ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध एवं जैन धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं, जैसे चीन के कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुष्ट्र तथा यूनान में पाइथागोरस। इन धर्म सुधार आंदोलन तथा इनके नेताओं के मध्य संपर्क था कि नहीं, यह निश्चित
करना बहुत ही कठिन है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दोनों ए और बी सही है। अगला सवाल कहता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरब आक्रमण। हमारा अगला सवाल कहता है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ। इस धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों से मिलता है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य पेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। हिंद यवन शासक एंटियाल किट्स ने हेलियोडरस को भागपत्र के दरबार में भेजा था, जिसने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इस स्तंभ पर दम, त्याग तथा अप्रमाद 3 शब्द जो है अंकित किए गए हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ ही है। अगला सवाल कहता है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो किस हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनेंडर। अगला सवाल कहता है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के द्वारा। अगला सवाल कहता है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेखित मिलता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों दोहरा जो गुबंद है तो इसका संबंध किससे है? तो दोहरा गुबंद जो है इसका संबंध है सिकंदर लोदी से। ठीक है, अष्टभुजे मकबरा का संबंध किससे है? तो अष्टभुजे मकबरा का संबंध है शेरशाह से। ठीक है, सत्य महिबरीय मकबरा का संबंध किससे है? तो सत्य महिबरीय मकबरा का संबंध है हमारे बलबन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गोल गुबंद। तो गोल गुबंद का संबंध किससे है? तो गोल गुबंद का संबंध है हमारे मोहम्मद आदिल शाह से। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 3 और 2। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनिक्स। ठीक है, गांधी जी 1893 ईस्वी में पहली बार गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया। जहां से इंडियन ओपिनियन निकलता था उस जगह का नाम फिनिक्स आश्रम रखा गया, जो वर्ष 1904 में अस्तित्व में आया। यही उद्यम, सादगी, मर्यादा और सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग हुए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टॉल स्टाई फर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? तो अजीमुल्ला जो खान थे ये सलाहकार थे हमारे नाना साहब के। किसके? नाना साहब के। ठीक है, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। ऐसा माना जाता है कि अजीमुल्ला खान तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रनोजी बापू ने लंदन में 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने बिठूर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। हमारा अगला सवाल कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। अगला सवाल कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल कहता है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे हमारे दीनबंधु मित्रा। ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने ही नील दर्पण को लिखा था। अगला सवाल कहता है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा, दिल्ली और जयपुर। अगला सवाल कहता है कि डॉक्टर जयपाल सिंह जो है किस वर्ष लोकसभा के सदस्य बने थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। अगला सवाल कहता है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गहरे सागरीय मैदान। अगला सवाल कहता है कि ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया,
तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा, नगर का देशांतरण क्या होगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व की ओर समय इससे आगे तथा इससे पश्चिम की ओर समय इससे पीछे होता है। सूर्य प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करता है, इसलिए 6 घंटे में 90 डिग्री देशांतर को सूर्य पार करेगा। लेकिन 12 मिनट तार संप्रेषित करने में समय लगा, जिससे 6 बजे साय को पहुंचने वाले तार के नगर का देशांतर 87 डिग्री होगा, क्योंकि 3 डिग्री देशांतर को पार करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 87 डिग्री। अगला सवाल कहता है कि ग्रेनाडा जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, ग्रेनाडा जो है ये पश्चिम द्वीप समूह का एक देश है जो कैरिबियन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। यहाँ की मुद्रा ईस्ट कैरिबियन डॉलर एवं भाषा इंग्लिश एवं फ्रेंच है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरिबियन सागर में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? दोस्तों हम सभी जानते हैं सऊदी अरब जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? कौन जो है ये समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नीस जो है इन समूह से संबंधित नहीं है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। ठीक है, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम एसबीआई बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है। यह कार्ड भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित कर शुरू किया गया है, ताकि इस कार्ड का उपयोग ऑनलाइन, ठीक है, इसका कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी द्वारा पैसा बचाया जा सके। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय में, अगस्त मलाई केरल में तथा कंचनजंगा जो ये सिक्किम में है अवस्थित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? 849.5 वर्ग किलोमीटर। इसमें जैमू हिमनद को भी शामिल किया गया है। इसमें मस्क, हिरन, हिम तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के सहयोग से की है। ठीक है, भारत ने बराक 8 मिसाइल को इजराइल के सहयोग से विकसित किया है। भारतीय नौसेना ने इस मिसाइल का सतह से हवा में मार करने वाली INS कोलकाता से सफल परीक्षण किया है। यह प्रक्षेपास्त्र का पहली बार किसी भारतीय युद्धपोत से किया गया परीक्षण है। इसका उद्देश्य दूसरी तरफ से आने वाली मिसाइलों, विमानों और ड्रोनों के खिलाफ हमला करना है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसको गुजरात के भड़ौत जिले में नवगांव के निकट नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इससे 17.92 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे प्रथम वाली जनजाति है ना, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है वो है गोंड, और उसके बाद आता है हमारा भील। चूंकि ऑप्शन में भील क्या बोलते हैं, गोंड नहीं है, तो हमारा जवाब हो जाएगा भील। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में कौन है, तो दोस्तों झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति है जो ये संथाल है। ठीक है, झारखंड में संथाल जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो पहला स्थान पर है गोंड, दूसरा स्थान पर क्या है? भील है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में गोंड नहीं है, तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भील। और उसके बाद कौन सा आता है? हमारा संथाल।